हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 12 स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक पेपर को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया है। भौतिक विज्ञान का पेपर है। तो आपको सबसे पहली बात मैं जो चीज आपको कहूँगा, तो इस पेपर को, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो से आपको दो ही चीजें सीखना है। सर्वप्रथम आपको सबसे पहला एक ही बात पहला सीखना है कि आपके जो पेपर है, इस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको सीख लेना है। ठीक है। और दूसरा आपको ये जानना है कि यदि आपको इस समय पर ये पेपर दे दिया जाए तो आप इसको कितना हल कर पाते हैं, कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। यही दो चीजें आपको मुख्यतः इस वीडियो में जानना है, सीखना है। और इससे दूसरी बात जो है कि अगर आप इस प्रश्न पत्र में कितने जो क्वेश्चन है इसको हल कर पाते हैं, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है, कितनी अभी और तैयारी आपको करना है। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को आपको अंत तक देखना है। ये 3 घंटे 15 मिनट का ये क्वेश्चन पेपर होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि आपका प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न कौन सा है। तो स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले आपका जो प्रश्न है वो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न से ही स्टार्ट होता है। पहला हमारा प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं? एक स्थिर आवेश के द्वारा, एक नियत वेग से गतिशील आवेश के द्वारा, एक त्वरित आवेश के द्वारा या अनावेशित कण द्वारा। तो जब हमने आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे बढ़ाया था और उसमें इसका गुण हमने बताया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं वो त्वरित आवेश के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। अब आपने विद्युत चुंबकीय तरंगे जो आप टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। हालांकि ये हर साल लगभग बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप इसको तैयार कर लीजिएगा। मैं खासकर कहूंगा इसका गुण आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। हमारा प्रश्न है कि प्लांक नियतांक की बीमा समान है। अब प्लांक नियतांक की जो बीमा है वो समान होती है तो बल गुणे समय का, या बल गुणे दूरी का, बल गुणे चाल का, या बल गुणे दूरी गुणे समय का। तो अगर आप प्लांक नियतांक का, जिसे हम h से प्रदर्शित करते हैं, तो उसका अगर आप बीमा निकालेंगे तो बीमा कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्मूले से ही निकालते हैं ना। तो जब हम तोड़ेंगे ना तो बल गुणे दूरी गुणे समय ही आएगा। ठीक है। अब कैसे निकाला जाता है, हमने बीमीय सूत्र निकालना सिखाया है। तो आप केवल यही लिखेंगे YouTube पर, बीमीय सूत्र निकालना सीखें ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो वैसे जाकर आप पढ़ सकते हैं। हालांकि यहाँ उसको समझाने के लिए टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं ये नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है। अदरवाइज आपको मैं जो क्लियर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बात समझ गए? आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, सभी वीडियो तो अवेलेबल ही है। ठीक है। अब आते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न को। तो हमारा प्रश्न है कि एक समान विद्युत आवेश बल E1 = E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 = R2 की दो आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं, तो इनका तुल्य विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। सही विकल्प होगा। अब यहाँ पे देखिए E जो है ना वो E1 - E2 के बराबर है, और तथा जो R1 है आंतरिक प्रतिरोध वो R1 - R2 के बराबर है। क्या ये होगा? या जो तुल्य विद्युत वाहक बल जो E है वो E1 + E2 के, और तथा R1 जो है वो R1 मतलब आंतरिक प्रतिरोध है वो दोनों आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। या तीसरा कि जो विद्युत वाहक बल है वो E1 विद्युत वाहक बल है इसके E2 विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ठीक है। जो R होगा वो R1 से बड़ा होगा, R1 से छोटा होगा, और जो R है वो R2 से भी छोटा होगा, मतलब R2 बड़ा होगा। ठीक है। और भी ये सब कुछ है, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो यदि यहाँ पे यही सब समझना है ना कि आदर्श बैटरी कहा गया है, जब एक समान वैद्युत वाहक बल जो E1 है वो E2 के बराबर है, तथा जो आंतरिक प्रतिरोध है जो R1 वो R2 के बराबर है। ठीक है ना। तो दोनों आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं, तो तुल्य विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, तो सही विकल्प होगा। तो जब E1 और E2 दोनों आपस में बराबर हैं, तो जो विद्युत वाहक बल भी होगा वो भी इनके बराबर ही ना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये तीसरा ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएंगे। बात समझ में आ गया होगा आपको। आते हैं अपने चौथे प्रश्न पे।
चौथा हमारा प्रश्न है कि जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि की अमिश्रित किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, वो वही रहती है, मतलब अपरिवर्तित रहती है। तो याद रखेंगे अर्धचालक का मतलब क्या होता है। अभी तो हमने कुछ देर पहले ही कल ही हमने वीडियो अपने बनाया था तो आपको बताया था, अर्धचालक पढ़ाया था। तो अर्धचालक का मतलब ये होता है कि जिसकी चालकता जो होती है चालकों से तो कम होती है पर अचालकों से अधिक होती है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। तो याद रखेंगे कि अर्धचालक जो होता है इसमें कभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कभी नहीं होती है। तो जब इसमें अमिश्रित हम करेंगे ना, अपमिश्रित मतलब इसमें अशुद्धि हम मिलाएंगे, तो याद रखेंगे जो अर्धचालक है उसकी चालकता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएंगे। अंगा हमारा प्रश्न है कि एक ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक धारा IE और संग्राहक धारा IC एवं आधार धारा IB होने पर जो IC है, IC का मान IE से कुछ कम होता है, IC का मान IE से कुछ अधिक होता है, IB का मान IC से बहुत अधिक होता है, या IB का जो मान है वो IE से बहुत अधिक होता है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे कि जो IC का मान होगा वो IE से कुछ कम होता है, जो IC का मान होता है वो IE से कुछ कम होता है। पहला आंसर आपका सही हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको याद करना है। अगला आता है हमारा, देखिए हमारा चौथा प्रश्न है कि सही तथ्यों को चिन्हित कीजिए। अब सही तथ्यों को आपको चिन्हित करना है। देखिए यहाँ पे कहा गया वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। अब वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो तो कम होना ही चाहिए, तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। दूसरा, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, तो नहीं, अधिक तो होगा नहीं, यह कम होना चाहिए, ये तो सही है। दूसरा, तीसरा हम देख लेते हैं, अमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला आता है अमीटर का अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। जो अमीटर है, अमीटर का प्रतिरोध तो कम होना चाहिए, बिल्कुल ये तो सही है, परंतु धारामापी का प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए, परंतु धारामापी का जो प्रतिरोध है वो अधिक होना चाहिए, ये भी बात सही है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। तो आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, सेक्शन बी। दूसरे नंबर प्रश्न के क्या प्रश्न है, यदि एक परमाणु को मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस 44.4 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसका विभव ज्ञात कीजिए। मतलब एक परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है वो -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका आयनन विभव ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत सिंपल है ना। देखिए हम इतनी बात जानते हैं, अगर मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करूं तो यहाँ पे क्या दिया है, आपको जो का प्रश्न है यहाँ पे कहेंगे कि मूल ऊर्जा स्तर, मूल ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है, मूल ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है वो कितना है, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है जी, ये हम समझ गए। तो कह रहे हैं कि आयनन विभव ज्ञात कीजिए। तो आयनन विभव, तो हम जानते हैं कि देखिए जो मूल ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होती है वो जितनी होती है वो आयनन विभव के ही बराबर होता है, परंतु क्या होता है कि आयनन विभव होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, कैसे होता है, तो सिंपल से हम तो देंगे तो 4.4 हो जाएगा, और जो आयनन विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, तो हम इसको वोल्ट दे देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 54.4 वोल्ट। समझ रहे हैं ना। तो ये सिंपल से एक नंबर वाले क्वेश्चन है, आसानी से आप समझ गए होंगे। दूसरा खा हमारा प्रश्न है कि एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या समान है और अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसके प्रत्येक दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे समझिएगा, ये देखिए एक नंबर का ही प्रश्न है पर थोड़ा सा लंबा जाएगा। सॉरी, ठीक है जी, हम इसको समझ लेते हैं। देखिए आप समझिएगा, मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ। ठीक है, ख प्रश्न को देखिए, यहाँ पे कहा गया एक अवतल लेंस के पृष्ठ प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है। देखिए एक अवतल लेंस इसी प्रकार तो होता है ना। ठीक है, ये एक अवतल लेंस है। ठीक है,
इसकी मान लेते हैं ये F1 इसकी फोकस दूरी है और एक F2 फोकस दूरी है, दो इसकी फोकस दूरी होगी। तो कह रहा है कि अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या के समान है। तो मान लेते हैं कि F1 यह फोकस दूरी है, फोकस दूरी F1 जो है ये कितना है, F1 है 30, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे वक्रता त्रिज्या है, देखिए मिस्टेक नहीं कर दें, प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या। तो देखिए सॉरी ये मिस्टेक हो गया। देखिए ये जैसे फोकस दूरी इधर होगा तो इधर वक्रता त्रिज्या भी तो R1 होगा ना, और इसकी भी वक्रता त्रिज्या मतलब कैपिटल R1 और इसकी भी वक्रता त्रिज्या R2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, जैसे फोकस दूरी होता है तो वक्रता त्रिज्या भी होता है। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या हम लिख दे रहे हैं, वक्रता त्रिज्या R1 के लिए वक्रता त्रिज्या R1 क्या हो जाएगी, -30 सेमी हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए अगर हम F2 के लिए वक्रता त्रिज्या देखें R2 के लिए तो ये +30 हो जाएगा, ठीक है। एक तो माइनस होगा एक प्लस होगा, ये तो बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अगला आता है, ये चिन्ह परिपाटी से हम बता रहे हैं। अगला आता है कि अपवर्तनांक। तो देखिए हम जानते हैं, अब यही बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए अगर हम इधर दूरी को नापते हैं ना, मापते हैं तो उसको माइनस में लेते हैं, और इधर दूरी को मापते हैं तो प्लस में लेते हैं। उसीलिए हमने R1 की जगह पे -30 लिखा है, R2 की जगह पर +30 लिखा है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि अपवर्तनांक, जो अपवर्तनांक n है, अपवर्तनांक जो n है वो कितना है, 1.5 है, यही है। तो अब हम कह रहे हैं एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या के समान है, मतलब R1 भी R2 भी किसके समान है, अपवर्तनांक क्या है 1.5 है, तो अपवर्तनांक हमने 1.5 लिखा हुआ है। और कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी के लिए हम जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी के लिए एक हमने सूत्र आपको याद है, आपको हमने ये कराया था, प्रूफ भी कराया था, F1/F = 1 और फिर से 1/R1 और -1/R2, याद है हमने ये फॉर्मूला आपको कराया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हमें फोकस दूरी ही ज्ञात करना है, तो 1/F। और ये देखिए यहाँ इसका मान कितना दिया है, 1.5 दिया है, n का मान यही ना दिया है, तो वो लिख दिए हमने यहाँ पे 1 कर दिया। फिर से समझिएगा, 1/R1 का मान कितना दिया है, -30 दिया है, तो -30 हमने लिख दिया। फिर से माइनस R2 का मान +30 दिया है, तो हमने 30 लिख दिया। समझ रहे हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ये 1.5 है, ये 1 है, तो घटा 0.5 वही होगा, वही लिख दिया। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 30 हो जाएगा, 30 कट गया तो -1 हो जाएगा, -30 कट गया तो -1 हो जाएगा, ठीक है। पास में रहेगा जितना तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। अगर हम इसको तो ये -2 हो जाएगा बाई 13, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप समझेंगे 2 है तो 2 एक कम में 2 और 2 ये 15 बार में कट जाएगा, तो 0.5 यदि -1 ऊपर बचेगा और नीचे क्या हुआ 15, तो अगर हम इसको अगर गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा -0.5/15, यही ना हो जाएगा। और 1/F = अगर हम इसको देखें, आप समझिएगा 1/F, ये देखिए 0.5 का मतलब क्या है, हाफ है, आधा है, एक का आधा है, तो एक का आधा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 2 को 1 में भाग देंगे तो वो 0.5 ही आएगा, सही है। अगर 15 है तो 15 नीचे 1 हम दे ही सकते हैं। बस अगर ये जाता है तो ऊपर गुणा कराएगा, और ये जाएगा तो नीचे गुणा कराएगा, वैसे क्रमशः तो गुणा होता है। तो 1/F = ये -1, ठीक है। और ये 15 गुना 30 हो जाएगा, तो 30 ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम त्रिज्या किसका गुणा करेंगे, इसका से तो -F = 30 हो जाएगा, ये F इधर चला गया, तो F = -30 सेमी आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -30 सेमी।
समझ रहे हैं? तो सिंपल सी है, यही हमें जानने के लिए आपको समझने के बाद तो आगे हम प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा देखिए, अगला हमारा ग प्रश्न है कि नाभिक का द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है और परमाणु क्रमांक किस प्रकार भिन्न है। इसको अगर हम समझें तो देखिए कहा गया है कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कह रहा है क्या तात्पर्य है, और परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है, ये परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए अगर हम सिंपल में आपको समझाएं तो यहाँ पे समझिएगा, देखिए जो परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान या इसी को परमाणु द्रव्यमान कहें या इसी को हम द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं, इससे निश्चिंत रहना है। तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, परमाणु द्रव्यमान, ये ग प्रश्न है, तो परमाणु द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जुड़ेगा तब परमाणु द्रव्यमान निकलेगा, ठीक है। परंतु जो परमाणु क्रमांक होते हैं, ये जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और जो प्रोटॉन की संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यही समझ में आपको आ जाना चाहिए कि जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 6 और 12 ऐसे हम लिखते हैं, तो नीचे वाले होते हैं तो नीचे वाले का परमाणु क्रमांक होता है, और जो 12 है वही कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो आप समझ गए परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है। तो आप कह सकते हैं कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या को योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तथा जो परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इतनी ही बात आप लिख देंगे, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। एक बार तात्पर्य है क्या कहना न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, तथा परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं, जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। घड़ी का हमारा प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन से संबंधित कोई समीकरण लिखिए। अब देखिए यहाँ पे कहा गया ना कि नाभिकीय संलयन से संबंधित कोई समीकरण आपको लिखना है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। मतलब नाभिकीय जो संलयन होता है इससे संबंधित एक समीकरण हमें देना है। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है कि जब दो नाभिक परस्पर आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसे ही एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, और भी इसको बहुत तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, बट इसका हमें एक समीकरण कहा है। समीकरण मतलब इसका एक उदाहरण देने को कहा है। तो नाभिकीय संलयन जो घड़ी का एक एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि 1H2 और 1H3, ठीक है। ड्यूट्रियम और ट्रिटियम जब आपस में ये दोनों क्रिया करते हैं तो 1,2 मतलब 1H4 प्लस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऊर्जा जो होती है वो मुक्त होती है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूं। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसी को तो नाभिकीय संलयन कहते हैं ना। अब देखिए ये एक एक मिलकर नीचे 2 हो गया, और 2 और 3 मिलकर 5 होना चाहिए, परंतु यहाँ पे 4 ही है। तो इसका मतलब एक कहाँ गया, तो वो जो एक है ना वही ऊर्जा के रूप में मुक्त हो गया है, निकल गया है। समझ रहे हैं? तो ये सिंपल वे में केवल ये समीकरण आप लिख देंगे, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। 1 नंबर का तो क्वेश्चन ही है। अगला हम समझ लेते हैं। अगला हमारा घड़ी का प्रश्न है कि 2 वोल्ट तक विभवांतर स्थित 10 माइक्रोफैरेड धारिता की संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या क्या आपसे कहा गया, इसको आपको समझना है। देखिएगा मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो यहाँ पे देखिए, अगर अंगा क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 वोल्ट कहा मतलब विभवांतर का मान दिया है,
विभवांतर V का मान दिया है वो 2 वोल्ट दिया है। ठीक है जी। उसके बाद आवेश 10 माइक्रो फैराडे धारिता। माइक्रो फैराडे किसका मात्रक होता है? फैराडे धारिता का है, तो इसका मतलब धारिता का मान दिया है, धारिता C का मान दिया है, कितना दिया है? 10 माइक्रो फैराड, 10 माइक्रो फैराड दिया है। तो माइक्रो फैराड को फैराडे में चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे? 10 है और ये 10 टू द पावर -6 से हम गुणा करा देंगे, अब माइक्रो फैराड हो गया। अगर फॉर्मूला ये 10 का पावर 6 है तो इसका पावर 1 है और 10 का पावर 6 है, तो इसका मतलब एक में से माइनस 6 में से एक चला गया, तो C का जो मान आएगा वो केवल इतना हो गया ना, 10 टू द पावर 5 फैराडे। तो ये हमने C का मान हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया। और फिर इस माइक्रो में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने को कहा, तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद है? माना करते हैं सीधे स्क्वायर, ये स्थितिज ऊर्जा हमने बच्चों पढ़ाया था फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम स्थितिज ऊर्जा नहीं पढ़ाया जाता है, वहाँ पे क्या करेंगे? 1/2 C का मान हमें दिया है 10 टू द पावर -5 और जो V का मान दिया है वो 2 वोल्ट दिया है, तो 2 तो स्क्वायर में कर देगा, ये सही होगा। 1/2 में 10 टू द पावर -5 और 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, तो 2/2 और 2 4, तो इसका मतलब ये इसका क्या है? सॉरी 2/2 और 2 4 है, तो ये इसका जो आपका कितना हो जाएगा? ये इसका जो जाएगा ये 2 अगर 10 टू द पावर 5 बचा जाए तो 10 टू द 5 ये हम लिख देंगे और जूल हम लिख देंगे। समझ रहे हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। एक नंबर का भी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला देखिए हमारा आता है घड़ी का प्रश्न। कह रहा है कि बुलियन व्यंजक y = a b, ठीक है, a b सदिश, फिर से b a सदिश में यदि a = 1 b = 1 तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा आप इसको अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आया तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसलिए कि मुझे भी सब कुछ नहीं पता है। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ जो कि जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं सहयोग करता हूँ। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते होंगे उनको पता भी होगा। ठीक है, तो मैं प्रयास करता हूं कि जितना मुझसे हो सके, जितना मैं आपका हेल्प कर सकूं आपके बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर कराने में, उतना मैं प्रयास करता हूं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल कीजिएगा, अगर आपको आता है तो आप हमें भी बताइएगा। ठीक है, मैं उतना ज़्यादा तो कुछ जानता नहीं हूं, बट जितना जानता हूं उतना मैं आपको बताने का, समझाने का और सिखाने का प्रयास करता हूं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा सेक्शन सी है। सेक्शन सी का हमारा प्रश्न है कि प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि का मात्रक है और उस भौतिक राशि का नाम बताइए या लिखिए। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें तो न्यूटन प्रति कूलम है और दूसरा वोल्ट प्रति मीटर है। कह रहा है कि भौतिक राशि का मात्रक है। किस भौतिक राशि का ये मात्रक है ये आपको बताना है और उसका आपको क्या करना है, नाम भी लिखना है। यदि आप ध्यान से समझें, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको समझा रहा हूँ। देखिए चूंकि आप लिखेंगे इसका तीसरा क्या क, और समझिएगा कैसे आप हल करेंगे। चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, अब हम जानते हैं क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = हम क्या जानते हैं F/Q होता है, जहां पे F क्या है, बल है, और ये Q क्या है, आवेश है, आवेश। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं कि E = F/Q होता है। यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा लिखने वाले तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो इससे क्या, हमें इससे प्रूफ नहीं होता है कि न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो इतनी बात आप लिख लेंगे और उसके बाद फिर से वोल्ट प्रति मीटर। तो चूंकि हम यह भी जानते हैं
अब हम ये भी जानते हैं कि E इक्वल टू V/D होता है। ये भी तो हम जानते हैं ना कि चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे लिख देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और हम फॉर्मूला जानते हैं, E इक्वल टू V/D होता है। और यहाँ V क्या है, विभव है, और D क्या है, दूरी है। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो क्या इससे ये प्रूफ नहीं होता है कि दोनों ये मात्रक हैं, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ही हैं। तो आप लिख सकते हैं अतः यह दोनों मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हैं। ठीक है, बात समझ रहे होंगे आपको। तो ये आपका प्रूफ भी हो गया और ये हमने सॉल्व भी कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये 2 नंबर का आपका मिल जाएंगे। ठीक है, आते हैं अपने ग प्रश्न पे। ग हमारा प्रश्न है कि समझिएगा 200 वोल्ट के विभव 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण के गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है, तो उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। यह आपसे ख हमारा प्रश्न है। आप समझिएगा क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, यही आपको समझना है। कि 200 वोल्ट के एक विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट के किसी दूसरे बिंदु तक आवेशित की गति करने पर उसके स्थितिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी हो जाती है, तो उसके आवेश ज्ञात करना है। तो अगर हम प्रश्न को हल करें तो समझिएगा वो एक बिंदु है A और वो एक बिंदु है B। यहाँ पर सिंपल ये कह रहे हैं कि जो एक बिंदु है इस पर दिया है 200 वोल्ट और जो दूसरे बिंदु है वो इस तरफ जाते हुए वहाँ पे जब एक कण यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो उसका जो 250 वोल्ट हो गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं कितने की वृद्धि है तो विभवांतर को यहाँ पे विभव को नहीं निकाले भी के लिए, तो हम क्या करेंगे 100 में से प्रारंभिक को घटा देंगे, तो 200 में से 250 में से 200 को घटाते हैं तो जो भी को लगाएंगे 50 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी को नहीं आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि जूल, यहाँ पे देखिए 10 जूल की कमी हो जाती है। जूल किसको लेकर होता है, पानी को, तो पानी का जो मान दिया है डब्ल्यू के लिए वो 10 जूल दिया है, वैसा सही है। तो अब उसके बाद कह रहे हैं कि इस पर से आवेश ज्ञात कीजिए, तो हम आवेश ज्ञात कर रहे हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं हम क्या जानते हैं ध्रुव स्तर पर W क्या होता है, यह फॉर्मूला होता है। यहाँ किसको ज्ञात कर रहे हैं, हम ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पे आवेश को ज्ञात कीजिए, तो आवेश मतलब Q को ज्ञात करना है। तो अगर हम बस Q का मान निकालते तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा W बाई जैसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर भाग नहीं करेंगे तो ये करेंगे, अगर गुणा करेंगे तो ये बराबर तो डब्ल्यू में भाग कराएंगे, तो हमें फॉर्मूले मिल जाएंगे। अब सिंपल में हम मान पुटअप करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। मान पुटअप करते हैं Q, तो Q का मान हमें ज्ञात करना है। W का मान 10 दिया है, 10 लिख दिया। अब V का मान 50 दिया है तो 50 हमने लिख दिया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 10 से कम में 10, 10 बचे 50। यदि Q का मान निकले तो 1/5। और यदि हम इसको सॉल्व करें तो Q इक्वल टू, अगर 5 में आप 10 का भाग देते हैं तो 0.2 आ जाएगा। कुलाम है तो कुलाम मात्रक होता है आवेश का, तो ये हमने लिख दिया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो ये सिंपल सा आंसर है, ये आपका आ गया। आवेश की गणना करना था, हमने कर दिया। समझ रहे हैं ना। आते हैं अपने ग प्रश्न पे। आपको यही सब तो देखना है कि कितने आप प्रश्नों को हल कर पाते हैं। इसी टाइप का न्यूमेरिकल आता है, हम आपसे कहते हैं न्यूमेरिकल तैयार कीजिए तो आप करते ही नहीं हैं। तो आपकी ये गलती है, आपकी ये मिस्टेक है, इसको आपको सुधारने की ज़रूरत है। अभी भी समय है, आप सुधार सकते हैं। अगला है हमारा ग प्रश्न, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख कीजिए। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमने कराया हुआ है, इसकी 2 कमियां कौन कौन सी थी। सबसे पहले इसकी रदरफोर्ड की कमियां, ग प्रश्न है ना, कमियां कहें या सीमाएं भी कह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी कमी क्या थी, सबसे पहले इसकी कमी थी कि जो परमाणु के
परमाणु के जो स्थायित्व है, परमाणु की परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, राइटिंग पे उतना आपको विशेषकर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, दूसरा होता है कि जो इसका होता है लीडरशिप के दूसरे जो पॉइंट है वो था कि रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सके। ठीक है, जब परमाणु होता है तो परमाणु के रेखीय जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। ये सब कुछ हमने परमाणु जब मॉडल पढ़ाया था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो उसमें हमने ये सब बताया है। तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। पहला, परमाणु की अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरा, परमाणु की रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। अगला आता है घड़ी का हमारा प्रश्न है कि कार्यफलन की परिभाषा दीजिए और इसका मात्रक लिखिए। अब देखिए कार्यफलन, अगर हम घड़ी का प्रश्न कहते हैं कार्यफलन, तो हमने कार्यफलन का परिभाषा क्या कहा था कि कोई धातु का ये सतह है, सपोज दैट ये कोई धातु का सतह है। ठीक है, तो हमने यही कहा था कि वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से केवल इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जित या निकालने के लिए आवश्यक होता है, कहते हैं। मतलब जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है उसे हम कार्यफलन कहते हैं। समझ रहे हैं? जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है उसे कार्यफलन कहते हैं। और इसका मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ये आपको पता चल गया। आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा, दिखाई तो नहीं रहा है आपको। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन घड़ी का भी कंप्लीट होता है। सेक्शन सी हमने देख लिया। अब आते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी का हमारा क्या प्रश्न है? समझिएगा। कि वायु के सापेक्ष किसी ग्रह के अपवर्तन वायु में प्रकाश के चाल तथा द्रव में प्रकाश के चाल से संबंधित संयोजक और द्रव में स्थित किसी वस्तु का आभासी गहराई का सूत्र का निगमन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है 3 नंबर वाला। अब मैं इसको हल नहीं कराऊंगा, ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ये सब कुछ हमने कराया हुआ है और ज़्यादातर न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व करा रहे हैं। इसका न्यूमेरिकल का सीरीज स्टार्ट हो ही गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के न्यूमेरिकल का भी, तो आप वहाँ से न्यूमेरिकल का सीरीज बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। अब न्यूमेरिकल पर भी ज़्यादातर जो क्या होगा प्रैक्टिस कराया जाएगा, क्योंकि बस आपके न्यूमेरिकल ही बच गए हैं और सब पढ़ाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, कितना क्वेश्चन कर पाते हैं यही आपको देखना है। ये होता है कि एक प्रकाश विद्युत प्रभाव का कार्यफलन निकला है, तो प्रकाश के क्रम बात कीजिए जिस पर जो शासित कर जाए जहाँ गतिकल है उसको आपको हल करना है। तीसरा, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। हमने तो कराया है ना, हमने ये तो कराया हुआ है। आप केवल YouTube पे इतना लिखेंगे, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ब्रदर सर, ठीक है, इतना लिखकर सर्च कीजिए, वीडियो आपको मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे, पढ़ सकते हैं। अगला आता है प्रिज्म कोण। 60 डिग्री वाले प्रिज्म के प्रकाश किरण डालने पर न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री प्राप्त होता है, तो प्रिज्म के पदार्थों का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। हम आगे न्यूमेरिकल का और भी सीरीज लाएंगे और बहुत सारे हमने 3 फिजिक्स और केमिस्ट्री का ला दिया है वीडियो, तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा। उसमें हमने 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाले सब हमने न्यूमेरिकल कराया हुआ है,
हम कहते हैं न्यूमेरिकल पे विशेषकर ध्यान दीजिए। तो आपको लगता है हलवा है भैया, न्यूमेरिकल तो हम कर ही लेंगे। तो न्यूमेरिकल ही तो नंबर काटता है, न्यूमेरिकल से ही 3 नंबर आपके आ जाते हैं। सब कुछ समझ होने का क्वेश्चन न्यूमेरिकल उठाने का नंबर कम आएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है कि चित्र के अनुसार धातुओं तंग के तंग से बने ABC समकोण त्रिभुज अपने तल में 2.0 मीटर प्रति सेकंड के एक समान चाल से गति करता है, तो तल के लंबवत B = 0.5 टेस्ला के समान चुंबकीय क्षेत्र लगा है। तो तार के खंड BC, AC एवं AB के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अब आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना है, ये आपको फिगर दिखाई दे ही रहा है। तो समझिए, आप सोचिए कैसे हल करना है। हालांकि मैं जल्दी ये सब टॉपिक भी कराऊंगा, निश्चिंत रहना है आपको। बस मैं यही करूंगा ना, जितना हम करा रहे हैं उतना तो पहले कीजिए। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने न्यूमेरिकल का तो वीडियो ही नहीं देखा। जो न्यूमेरिकल का हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हमने कराया है, ठीक है, तो उसका अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे आप हल कर पाएंगे। तो बिल्कुल आपको वो सब कुछ सीरीज देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को देखने के पश्चात उसको जरूर देखिएगा। आते हैं अब अपने, ये तो हमने डी देख लिया, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। डी में ही हमारा 5वां प्रश्न आता है, क प्रश्न। चौथा था डी का चौथा, अब ये आता है हमारा 5वां। देखिए कह रहा है कि एक उत्तल लेंस में 15 सेमी दूरी एक बिंदु वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब लेंस से दूरी और 30 सेमी दूर बनता है। जब एक अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस के संपर्क में रख दिया जाए तो प्रतिबिंब 30 सेमी आगे खिसक जाता है। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं, ये भी न्यूमेरिकल फिर से आ गया। फिर से आता है कि परावर्तीय दूरदर्शी का किरण आरेख समझाइए। किरण आरेख मतलब फिगर बनाना है, कार्यविधि लिखना है। और अपवर्तन दूरदर्शी, अपवर्तीय दूरदर्शी, इसको भी बताना है। हमने कराया हुआ है, आप YouTube पे लिखिए परावर्तीय दूरदर्शी ब्रदर सर, ठीक है, इतना लिख के सर्च कीजिए, मिल जाएगा। अपवर्तीय दूरदर्शी ब्रदर सर लिखिए, सर्च कीजिए, मिल जाएंगे, आपको पढ़ाई कर सकते हैं आप। अगला आता है, देखिए ये भी हमने आपको कराया हुआ है, ये तो हमने कराया भी था आपको, मुझे याद है, ये मैंने कराया भी है, तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी देख रहे हैं न्यूमेरिकल, हम कहते हैं न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, आप ध्यान देते ही नहीं है, तो ये आपकी गलती है। अगला आता है, देखिए पीएन संधि डायोड के अवक्षेप परत की संरचना बनाइए और अविलास भंजन दर्शाते हुए उत्क्रम अभिनति संधि डायोड का अभिलक्षण वक्रता खींचिए। अब देखिए इसका सिंपल है, मैं आपको केवल कुछ नहीं, उत्क्रम अभिनति, पश्च अभिनति, ये सब, उत्क्रम अभिनति कहे, ठीक है, या पश्च अभिनति कहे, ठीक है, अग्र अभिनत कहे, ये सब हमने कराया हुआ है। आप केवल इतना ही लिखे, पीएन संधि डायोड के लिए उत्क्रम अभिनति ब्रदर सर, ठीक है, या केवल उत्क्रम अभिनति ब्रदर सर लिखकर सर्च कीजिए, वीडियो आपको तुरंत अभी आपको मिल जाएंगे, तो अभी आप जाकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। या इसके नीचे आप देख रहे हैं, ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, तो इसको आप हल कर पाते हैं तो अच्छी बात है, कर लीजिए हल, ठीक है। अब सोचिए अगर आपको ये पेपर दे दिया जाए तो कितना आप हल कर पाएंगे, यही आपको देखना है, ठीक है ना। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आगे हमारा प्रश्न है 5वां का आएगा, तो एक हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, कितने का है, तो 1025 एंगस्ट्रॉम के परवेग में किरण उत्सर्जित करता है, तो सैकड़ों ऊर्जा स्तरों का क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्वांटम संख्या ज्ञात करना है आपको, कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको सीखना है, मैं इसको भी जल्दी सिखाऊंगा। अभी तो हम बेसिक टू हाई लेकर चल रहे हैं, तो सीरीज में आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा, आपको जल्द ही न्यूमेरिकल पे भी वीडियो मिलेंगे, तो इसको आप हल कर सकते हैं, यही तो आपको देखना है। क्या आप इसको अभी दिया जाए तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो मेहनत करना है आपको न्यूमेरिकल पे, अभी भी समय है, आप मेहनत कीजिए। आते हैं अपने जो सेक्शन दो हमने देख लिया, अब आते हैं ई पर। देखिए हमारा सेक्शन ई का हमारा छठा प्रश्न है, जो है संधारित्रों की धारिता। देखिए यहाँ पे धारिता का परिभाषा कह दिया और चित्र में दर्शाए गए संधारित्रों की आवेश ज्ञात कीजिए। अब बताइए, ये तो हमने कराया भी है, मुझे याद है ये हमने कराया था, आपको याद होगा तो देख लीजिए, ये तो हमने कराया था 5 नंबर में, सिंपल सा है क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा।
या तो आप न्यूमेरिकल कर लीजिए या गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए। इसकी सहायता से एक पतले आवेशित तारों के बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मुझे याद है, देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, गॉस का प्रमेय भी हमने करा दिए हैं और गॉस के प्रमेय का ये पहला ही अनुप्रयोग है। गॉस के प्रमेय का 3 अनुप्रयोग होता है। पहला अनुप्रयोग है पतले आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप केवल इतना ही लिखेंगे गॉस का प्रमेय ब्रदर सर, तो वीडियो आपको मिल जाएंगे। और इसको पढ़ना है तो लिखिए पतले आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ब्रदर सर, वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगे। पढ़ाई करने का मन होना चाहिए, बस सिंपल सी बात यही है। अगला आता है हमारा 7वां हमारा प्रश्न, जो दिखाई आपको दे ही रहा होगा। देखिए 7वां प्रश्न है चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। अब चुंबकीय आघूर्ण को आपको परिभाषित करना है, इसका मात्रक लिख देना है। एक इलेक्ट्रॉन इतने मीटर प्रति सेकंड की चाल से 0.3 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में गति करता है, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा ये आपको बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये करना है। मैं जल्दी ये सब भी न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, सीरीज में आप जुड़े रहिएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि प्रतिवर्ती परिपथ की प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य है। इस प्रतिबाधा को परिभाषित करना है, इसका मात्रक लिखना है। दिए गए परिपथ में एमीटर और वोल्टमीटर के पाठ्यक्रम की जांच कीजिए। मतलब एमीटर और वोल्टमीटर के मान ज्ञात करना है, यह सब कुछ फिगर दिया गया है। बताइए आपको दिया गया तो फिर अच्छा क्या करेंगे। मैं हमेशा कहता था, आपको अगर याद होगा तो मैं हमेशा कहता था कि न्यूमेरिकल पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा। देखिए आज हम पेपर भी सॉल्व करा रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, केवल न्यूमेरिकल ही ज्यादा पूछा जाता है। फिर फिर से यंग का द्वितीय प्रयोग से काला संबंध स्रोत के बीच के देखिए वहां पे न्यूमेरिकल भी देख रहे हैं। बिठाने के लिए पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ। मैं हमेशा कहता था कि न्यूमेरिकल की आपको 40 से 50% आपका न्यूमेरिकल की भागीदारी रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में। जो मैंने गलती किया था वो आपको नहीं करना है, इसीलिए मैं ये पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। अभी भी समय है, न्यूमेरिकल का सीरीज है उसको विशेषकर ध्यान देकर न्यूमेरिकल का वीडियो आप जरूर देखिए, और आगे हम और भी न्यूमेरिकल का सीरीज लाएंगे। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 9वां प्रश्न है, जो ध्यान से आप समझेंगे। यह हमारा अंतिम प्रश्न है कि प्रवर्धन क्या है, और एक उभयनिष्ठ उत्सर्जन प्रवर्धन उत्सर्जक प्रवर्धक में के यदि आधार धारा में 5 माइक्रो एम्पीयर के परिवर्तन के संग्रहक धारा में 1 मिली एम्पीयर का परिवर्तन होता है, तो धारा लाभ अल्फा तथा बीटा की गणना कीजिए। तो आपको बता देना है प्रवर्धन क्या होता है, या इसी के जगह पर आपको ये भी दिया है। तो दोनों में से आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर सब कुछ यहाँ पे कार्यविधि भी पूछ रहा है, तो ये दोनों में से आप कोई भी एक हल कर सकते हैं। तो ये था आपका पेपर। मेरा केवल यही मकसद था कि मेरा ये क्वेश्चन हल कराने का मकसद नहीं था, मेरा केवल क्वेश्चन का ये मकसद था, मेरा ये वीडियो बनाने का यही पूरा मकसद था कि आप क्वेश्चन पेपर को देख सकें कि अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे आपके क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। वीडियो में हमने ये प्रश्न पत्र हल किया है और इसको जाना है कि भौतिक विज्ञान में आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं यही कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यूमेरिकल का एक लिंक मिल जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। तो न्यूमेरिकल पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा और न्यूमेरिकल की अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। आगे आपका ज़्यादातर ध्यान होना चाहिए न्यूमेरिकल पर ही। मिलते हैं इसी प्रकार रसायन विज्ञान के भी टॉपिक पर। यदि आप चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, हम रसायन विज्ञान का भी पेपर सॉल्व कराएंगे। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।